जनाब एक शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस तरह की हमारी क्लास है। नया चैप्टर में शुरू किया था, लास्ट क्लास में नया चैप्टर में शुरू किया था। ईमानदारी की बात यह है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया, कौन सा, जो वेक्टर वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ईमानदारी की बात यह है मेरे बेटा कि ये पूरी किताब के मुश्किल तरीन चैप्टरों में से एक था, जो आपने झटके में चूंकि पता नहीं चला तो पढ़ लिया आपने। और उम्मीद है कि जब हमने लास्ट क्लास जो ली है, जो आखिरी क्लास ली थी ना बेटा, जो हमने चैप्टर को समराइज कर दिया था, तमाम चीज़ों को हमने एक साथ कर दिया था, पूरा पास पेपर हमने एक जगह सॉल्व करके आपको बता दिया था, उससे आपको चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान फील हो गया होगा कि क्या चीज़ें उसमें से याद करनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाया बहुत सारा जाता है, यहाँ सारा नहीं करना होता। इंटरमीडिएट लेवल पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को आता है, जिस प्रॉब्लम के अंदर बच्चे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इतना सारा टीचर ने पढ़ा दिया है, इसमें से क्या याद करना है, क्या एग्जाम में आएगा, कैसे याद करना है। पढ़ना सारा है, रीडिंग सारी करनी है, याद सब नहीं करना। रीडिंग सारी करनी है, याद सब नहीं करना है, याद थोड़ा सा ही करना है। ख्याल रखना एक बात, याद थोड़ा सा ही जनाब जो याद करना है, वो मैंने लास्ट क्लास के अंदर सारा समराइज कर दिया जो आपने याद करना है। कोशिश करूंगा हर चैप्टर के एंड पे समराइज कर दूंगा ताकि जरा आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। कुछ डेफिनेशन कर रहे थे हमने, टाइप्स ऑफ मोशन के हवाले से बात कर रहे थे। अगर आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हम कहाँ पर मौजूद थे, जल्दी जल्दी गो थ्रू अगर आप बोलोगे तो कर लेते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 का जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है, ज़रा गौर से देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़नी है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, टेंशन पढ़ेंगे, इसके केस पढ़ेंगे, मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर भी 4 टॉपिक हमारे पास हैं, और इंक्लाइन प्लेन का हम टॉपिक करेंगे। ये हमने कर लिया था। रेस्ट के बारे में बताया था आपको, मोशन के बारे में बताया था, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स के बारे में बताया था, डायनेमिक्स के बारे में बताया था। लास्ट क्लास के लेक्चर में देख लीजिएगा, सब मौजूद है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में समझने के लिए, एक तो न्यूमेरिकल में यूनिट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और उसके अलावा प्रॉपर्टीज के हवाले से ये चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आया वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। इस चीज़ की भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब भी किसी चीज़ को पढ़ोगे, ख्याल रखना कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। स्केलर के मतलब होता है डायरेक्शन नहीं होगी, वेक्टर के मतलब होगा डायरेक्शन होगी। बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके नाम एक जैसे, जिनके फार्मूले वार्मूले सब एक जैसे होंगे। एक स्केलर होगी, एक वेक्टर होगी। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बज़ाहिर दोनों सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बज़ाहिर दोनों सेम है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? फ़र्क दोनों के अंदर ये है कि डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में सारा काम तो न्यूमेरिकल का है, जब न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने जाएंगे तो दोनों को एक ही ट्रीट करते हैं, दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करते। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी। लीनियर मोशन होती है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, लीनियर मोशन होती है जब बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास मूव करती है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर एक बॉडी सर्किल के अंदर मूव कर रही है, दायरे में मूव कर रही है, व्हील की मोशन है, ज़मीन की मोशन है, ये हमारे पास जो मोशन होती है ये हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। नज़र आ रहा है आपको? जो आपका एक धागे में किसी चीज़ को बांध के घुमा देंगे, या आपके पास पहिया व्हील मूव कर रहा है या ज़मीन मूव कर रही है, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। और वाइब्रेटरी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक ही पॉइंट के गिर्द आगे पीछे मूव करती है। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे सब चीज़ें ना। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होती है? गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, जल्दी जाना होता है तो कहते हैं स्पीड बढ़ा दो। जब कभी मेरे बेटा कोई डिस्टेंस कवर होता है तो इस बात की इंपॉर्टेंस होती है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इस टाइम की भी इंपॉर्टेंस होती है। क्या होती है मेरे बेटा? इस टाइम की भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो इसको स्पीड कहा जाता है। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इसको स्पीड कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना मेरे बच्चा, जब भी कहीं कभी आपको लफ्ज रेट लिखा हुआ नजर आ जाए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी हो, जब भी कहीं आपको रेट लिखा हुआ आ जाए ना बेटा, तो रेट के मतलब होता है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। इस अच्छी तरीके से बात ध्यान के अंदर बिठा लो। कभी भी कहीं भी, वेर एवर वेन एवर, कभी भी कहीं भी रेट आ जाएगा तो रेट आने के मतलब होता है कि उसको क्या करोगे मेरे बेटा, उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे।
इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, फार्मूला इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला इसका क्या होता है, s अपॉन t होता है। क्या फार्मूला होता है इसका, s अपॉन टी जनाब अली इसका फार्मूला होता है। यूनिट की बात करेंगे, s की यूनिट मीटर होती है, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लिहाजा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी मेरे बेटा इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हमारे पास हो जाएगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी। स्पीड का जो पार्टनर है मेरे बेटा उसका नाम होता है वेलोसिटी। स्पीड का पार्टनर है, कौन पार्टनर है, स्पीड का जो पार्टनर है उसका नाम होता है वेलोसिटी। जब हम सवालात करते हैं बाद दफा रवानी में कभी वेलोसिटी बोल रहे होते हैं, कभी स्पीड बोल रहे होते हैं, दोनों में सिर्फ इतना फर्क होता है, जब स्पीड बोलोगे तो डायरेक्शन नहीं होगी, जब वेलोसिटी बोलोगे तो वहां पर डायरेक्शन भी होगी। जब वेलोसिटी बोलोगे तो वहां पर क्या होगी मेरे बेटा, वेलोसिटी बोलोगे तो डायरेक्शन भी हमारे पास मौजूद होगी, डायरेक्शन भी हमारे पास होगी, बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस स्केलर होता है। डिस्टेंस क्या होता है मेरे बेटा, तवज्जो से गौर से देखना, जो डिस्टेंस हमारे पास होता है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर होता है। जब मैं बात करूंगा किसकी मेरे बच्चा, जब मैं बात करूंगा वेलोसिटी की तो बजाय डिस्टेंस आने के डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ लो बात गौर से ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है। जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है मेरे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फर्क सिर्फ क्या पड़ा है, जो डिस्टेंस स्केलर था उसको हमने क्या किया, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया है। ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि अगर आप स्पीड में डायरेक्शन का इजाफा कर दें, क्या करो मेरे बेटा, अगर स्पीड में इजाफा कर दे डायरेक्शन का, स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन का इजाफा कर देंगे तो इसको वेलोसिटी कहा जाता है। इसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको भी रिप्रेजेंट वी से करते हैं, मगर ऊपर बार लगा हुआ है। क्या देखते हो, रिप्रेजेंट इसको भी वी से ही कर रहे हैं, इसको भी वी से किया था, इसको भी वी से कर रहे हैं। द डिफरेंस इज दैट कि मैंने क्या किया मेरे बेटा, यहाँ मैंने इस वी के साथ ऊपर एरो लगा दिया। एरो लगाने के मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। क्या फार्मूला हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अगेन आप ये बात देख लो, सुन लो, समझ लो कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूले सेम है, मगर यहाँ पर एरो लगा हुआ है, यहाँ पर एरो लगा हुआ है। ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, इसलिए कि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल हमेशा मैग्नीट्यूड पे सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल हमेशा जो सॉल्व होंगे उनमें क्या इन्वॉल्व होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बेटा, उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा। और जब मेरे बेटा मैग्नीट्यूड होगा तो फिर वो इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि स्पीड बोलूँ वेलोसिटी बोलूँ। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड कहते हैं, इस तरह कह लो। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसका नाम क्या होता है, स्पीड नाम होता है। न्यूमेरिकल में एक ही फार्मूला होगा, एस अपॉन टी, वही रेलिवेंट, आपको इतनी टेंशन लेने की नहीं है, कोई परेशानी आपके सामने आएगी नहीं। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी सेम होती है, क्या होती है मेरे बेटा, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हमारे पास जनाब जो होती है। नाउ देन, इसके बाद जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है उसका नाम होता है एक्सेलरेशन। किसका नाम आता है मेरे बेटा, एक्सेलरेशन का हमारे पास नाम आता है। जब आपके पास स्पीड को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, गाड़ी चल रही है, शुरू में हल्के हल्के चलती है, हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया। जो लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, जिनको गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात है, तो पता है एक्सीलरेटर होता है। क्या होता है मेरे बेटा, एक्सीलरेटर होता है जो स्पीड को बढ़ा देता है। क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर हम ब्रेक मारेंगे तो स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड तब्दील होती है, वेलोसिटी तब्दील होती है, तो वहां पर एक्सीलरेशन पैदा होता है। जब वेलोसिटी तब्दील होती है, चेंज होती है, बदलती है, तो वहाँ पर क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन पैदा होता है। टाइम के हवाले से अगर स्पीड बदल रही है तो एक्सीलरेशन कहा जाएगा। जब मेरे बेटे एक्सीलरेशन की बात करोगे
तो डेफिनेशन हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगेन फार्मूले के हवाले से बात करोगे तो टेंशन लेने की नहीं है, इसलिए कि फार्मूले में तो हमने मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है, सिर्फ वैल्यूज ही होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के अंदर भी हो सकती है, डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है। जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है तब्दील हो जाए, हो सकता है डायरेक्शन बदल जाए। आपकी गाड़ी जा रही है जा रही है, मोड़ आया, आपने गाड़ी मोड़ ली तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो गया, हालांकि आपने स्पीड चेंज नहीं की, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और कराची की रोडें माशाल्लाह जिस तरह की हैं, एक स्पीड में तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, कभी रोड पे खड्डा आ जाएगा, कभी ब्रेकर आ जाएगा, तो आपकी स्पीड बदलती रहती है, लिहाजा एक्सेलरेशन पैदा होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फार्मूला इसका होता है डेल्टा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ होती है फाइनल वेलोसिटी, वी एफ होती है फाइनल वेलोसिटी, वी आई हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दें, क्या करें मेरे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको मेरे बेटा एक्सेलरेशन कहा जाता है। यूनिट की बात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट जनाब जो होती है, इसको डेल्टा वी अपॉन टी भी कहते हैं। असल जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए वो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होना चाहिए। वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद होती है इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद आती है फोर्स, क्योंकि हम जब पढ़ने जा रहे हैं ना मेरे बेटा, तो इस चैप्टर के दौरान इन तमाम बातों का तस्करा आएगा। ऑल्दो ये वो तमाम बातें हैं जो आप मैट्रिक क्लास में बहुत डिटेल से तफसील से पढ़ कर आए थे, और हकीकत मानों में देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर ये चीज़ें है भी नहीं, मगर चूंकि 4-5 महीने का 6 महीने का ब्रेक है, आपको याद भी नहीं होगा, भूल भाल गए होंगे, इस वजह से मैं चीज़ें सिर्फ आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में बातें आ जाएँ, कोई बिल्कुल अचंभे की नई नई बात ना लगे आप लोगों को। सिर्फ ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कोई रट्टा वट्टा याद नहीं लगाना। ये मैट्रिक क्लास में याद किया होगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन, यहाँ याद नहीं करनी, बस पता होना चाहिए कि ये वेलोसिटी होती है, ये एक्सेलरेशन होता है। अब होता है फोर्स। क्या होता है फोर्स की कई डेफिनेशन होती है। किसी स्टोर पे चले जाएं तो दरवाजे के ऊपर शीशे का दरवाजा लगा होता है, उस पर लिखा होता है पुश और पुल। पुश के मतलब होता है धक्का देना है, पुल के मतलब होता है अपनी तरफ खींचना है। फोर्स की जो बुनियादी बेसिक डेफिनेशन होती है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी चीज को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, इस चीज को फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, किसी चीज को पुश करे या पुल करे, इसको मेरे बेटा फोर्स कहा जाता है। एक और डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को, स्टेट से मुराद क्या है, रेस्ट और मोशन, स्टेट से मुराद क्या है, स्टेट से मुराद रेस्ट और मोशन है। फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी बॉडी की स्टेट को तब्दील करे या तब्दील करने की कोशिश करे। टेंड के मतलब होता है कोशिश करना, चेंज कर दे। घर पे आपके पास एक कुर्सी पड़ी हुई, आपने उठा के एक जगह से रख दी दूसरी जगह, आपने उसकी स्टेट को, जगह को बदल दिया, ठीक है जी ना, धक्का दिया, उसकी पोजीशन बदल गई है, वो मोशन में आ गई है। अब घर में रखी है अलमारी, आपको बोले बेटा ये अलमारी ये रखी ना एक कोने पे, इसको उठाकर रख दे दूसरे कोने के ऊपर, तो आप धक्का लगाते रहोगे, हिलाते रहोगे, उधर टस से मस नहीं होगी। कोशिश आपने की मगर हिली नहीं। किसी की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, मोटरसाइकिल खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, आपसे रिक्वेस्ट करता है धक्का लगा दे, गाड़ी रुकी हुई है रेस्ट की हालत में, 3-4 लोगों को जमा किया, बोला धक्का लगाओ, धक्का लगाया, गाड़ी मोशन में आ गई, गाड़ी मोशन में आ गई। अब फर्क करो 3-4 आदमी थे नहीं, आप अकेले थे, गाड़ी भी बड़ी वाली 1800 सीसी की, अब आप धक्के पे धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी टस से मस्ती हो रही, हिल नहीं रही, कोशिश तो की ना आपने, फोर्स तो आपने लगाई, आपका हाल बुरा हो गया, गाड़ी नहीं हिली, वो अलग मसला है। इसको कहते हैं टेंड्स टू, कोशिश की, तब्दील करने की, बदलने की कोशिश की है। हो सकता है आपके फोर्स लगाने से उसकी स्टेट बदल जाए, हो सकता है ना भी बदले। तो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स कहीं भी हो, किसी भी तरह की हो, उसकी यूनिट न्यूटन होगी। फिर आपको फिजिक्स की जो बुनियाद है बेटा हमारी, वो कायम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर। जो फिजिक्स की हमारी बुनियाद है वो बुनियाद किस पर कायम है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर हमारे पास ये बुनियाद कायम है।
लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है। समझ लो पूरी मैकेनिक्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही घूमती है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 3 हमारे पास लॉज है। न्यूटन के कानून की बात करते हैं तो हमारे पास 3 हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन के 3 कानून हैं। कौन कौन से हैं मेरे बेटा, कौन कौन से हैं? एक का नाम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एक का नाम सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एक का नाम थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। पहला लॉ ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। घर में जो चीज़ें जहाँ पड़ी हैं, आप जब तक उठा के इधर से उधर हिलाओगे नहीं तो उसकी जगह बदलेगी नहीं। ऐसे ही होता है ना भाई, जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रहेगी, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, उसकी जगह को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसी तरीके से गाड़ी चल रही है तो चल रही है, ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी, वरना तो गाड़ी रुकेगी नहीं। A body at rest remains at rest, and a body in motion continues its uniform motion until an unbalanced force is applied on the body. इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा होगा, बस आपकी मालूमात होना चाहिए। एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं एग्जाम में, बेसिकली सवाल वाल नहीं आता कि डिफाइन फॉलोइंग। मैं आपसे पहले ही दिन ये बात बता दी थी कि इंटर लेवल के ऊपर डिफाइन नामी कोई सवाल नहीं आता, ड्राइव नामी सवाल आता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत बॉडी चाहती है कि उसकी स्टेट तब्दील ना हो। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को तब्दील ना होने दे, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इनर्शिया। क्या नाम होता है इसका मेरे बेटा? इनर्शिया नाम होता है। किसी बॉडी को हिलाते हैं तो वो चाहती है कि अपनी जगह से ना हिले। आसान सी बात है, आप सो रहे हैं, सुबह घर वाले उठाते हैं तो दिल चाहता है सोते ही रहे, और रात को जाग रहे हैं, घर वाले बोलेंगे बेटा सो जाओ सो जाओ, तो सब सोने का दिल नहीं चाहता। आदमी जिस स्टेट के अंदर होता है उसी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट से मुराद है कि अगर वो चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो चाहेगा रेस्ट में रहे, मोशन में है तो चाहेगा मोशन में रहे। फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक के दरमियान में चीज़ें दोबारा आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए। डरे ना कि भाई ये इनर्शिया क्या भला होती है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर मोशन पैदा हो जाती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। एक गाड़ी थी, खराब हो गई, मिसाल दी मैंने अभी आपको। एक आदमी की गाड़ी थी, रोड पे खराब हो गई, 4 आदमी से रिक्वेस्ट की धक्का लगाए। अब फर्स्ट का 2 ही आदमी धक्का लगा रहे हैं, तो वो जो रेस्ट की हालत में थी, वो रेस्ट की हालत से क्या होगी मेरे बेटा, हल्के हल्के धीरे धीरे मोशन की हालत में आ जाएगी। एक आदमी 2 आदमी होंगे तो हल्के 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 चलेगी। अगर 5-6 आदमी आ जाए और 5-6 आदमी धक्का लगाएंगे तो तेजी से मूव करना शुरू कर देगी। यानी अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सीलरेशन कम होगा। अगर छोटी सी गाड़ी होगी तो जल्दी से मूव करेगी, गाड़ी की बजाय ट्रक होगा, बस हो, तो एक आदमी से तो नहीं हिलने वाला ना बेटा। तो मास की इन्वर्सिटी होती है, मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसको मूव कराना मुश्किल है। दूसरे अल्फाज में उस पर एक्सीलरेशन कम होगा। बहुत डिटेल में तफसील में नहीं जा रहे हैं, बस ये एक फार्मूला है जो फिजिक्स की जान है। ये एक फार्मूला है जो फिजिक्स की मेरे बेटा जान है, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा मेरे बेटा? एफ इजिकल टू एम ए। क्या फार्मूला है? एफ इजिकल टू एम ए। हमारे पास ये फार्मूला है। आप समझ लो कि जब तक फिजिक्स चलेगी एफ इजिकल टू एम ए चलेगा। जब तक फिजिक्स चलेगी एफ इज इक्वल टू एम ए आपके पास चलेगा। पूरी फिजिक्स में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगा। किसी बॉडी के मास को अगर मल्टीप्लाई कर दे एक्सेलरेशन से तो वो फोर्स के बराबर होता है। किसी बॉडी के मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स के जनाब बराबर होता है। ये बात आपको जहन में याद होनी चाहिए। कभी भी कहीं भी फोर्स बोलूँगा तो आप वहाँ पर जल्दी से एफ इजिकल टू एम में लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और, जहाँ एम से मुराद बॉडी का मास है, ए से मुराद एक्सेलरेशन है।
एम से मुराद बॉडी का मास है, ए से मुराद बॉडी का एक्सेलरेशन है। यहीं से एक और छोटी सी चीज है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए, जिसका नाम होता है वेट। ये बहुत काम आएगा हमारे आगे, हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे, बार बार वेट का तस्करा भी आएगा। अक्सर लोग इसमें से वाकिफ है कि वेट हमारे पास क्या होता है। वेट की डेफिनेशन क्या होती है? वो फोर्स जिससे जमीन किसी बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। फोर्स जिससे जमीन अर्थ किसी बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, इसको वेट कहते हैं। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। आपको पता है हवा में किसी चीज को छोड़ देंगे तो क्या होगा? जमीन की तरफ जाएगी, जमीन उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही है। वो फोर्स जिससे कोई बॉडी, जमीन किसी बॉडी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, उसको वेट कहते हैं। वेट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, हमेशा नीचे होगी। किसी बॉडी का वेट ऊपर नहीं होगा, ऊपर चला गया। जब भी गिराओगे बॉडी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कहाँ जाएगी बेटा? हमेशा ये नीचे जाएगी। और इसका फार्मूला होता है mg। बेसिकली जमीन का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जमीन की तरफ जब कोई बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी जमीन की तरफ मेरे बेटा मूव करती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो पाया जाता है वो एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा एक्सेलरेशन आपका? एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो एक्सेलरेशन हमारे पास जनाब g के बराबर हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन होता है। जरा गौर से देखना बेटा, यहाँ पर ये g लिखा हुआ है। बेसिकली ये g इसी फार्मूले से बना है। ये f की जगह पे वेट आ जाएगा। जब वेट की बात करते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। वहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास g के बराबर हो जाता है। W=mg होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ी हुई है, ये बहुत काम आएगी आपके। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी कहीं जी आएगा, बहुत सारे सवाल पे, चैप्टर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, हर जगह जी आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास वैल्यू होती है। फिर आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमारे पास क्या आता है मेरे बेटा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दी लॉ। पता है ना भाई, सबसे आसान तरीन जो कानून है, बचपन से आपको याद होगा। क्या कहता है बेटा आपसे? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पढ़ा है ना भाई? हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में बराबर होता है मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्या होती है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सबसे आसान तरीन लॉ आपको लगता होगा, जो आपने पहले भी जनाब पढ़ा हुआ है, मगर सारे मसले मसाइल हमारे पास इसी लॉ से यहाँ खड़े होंगे। हमारे पास जो जितनी सारे मामला चलेंगे आप गौर से देखेंगे, वो सारे मामला इस थर्ड लॉ के ऊपर पड़ेंगे। अभी रिएक्शन क्या किस तरह से हो सकता है? ये रिएक्शन किस तरीके से हो सकता है, कितने तरह के रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं, ये आपके इल्म में होना, मालूमात में होना ज़रूरी है। एक होता है स्ट्रिंग, जिसको डोरी कहते हैं, रस्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरी कहते हैं, रस्सी कहते हैं। घर में धागा आपके पास होगा, कभी सिलाई विलाई का शौक हो, सुई धागा घर में होता है। उस धागे के साथ आप क्या करें मेरे बेटा? एक पेंसिल को बांधें और पेंसिल को बांध के लटका दें। हिलाते रहेंगे, झुलाते रहेंगे, हिलता रहेगा, झुलता रहेगा, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। उसी धागे के ऊपर अगर आप चाहें कि घर में एक कुर्सी है, उसको बांध के लटका दे, धागे से लटक जाएगी। एक कुर्सी है, एक धागा बांधे, उस पर कुर्सी को धागे से लटका दें, वो तो बांधते टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी? जब धागे के साथ रस्सी रस्सी हो तो अलग बात है, पतले से धागे से किसी कुर्सी को बांध के लटकाने की कोशिश करोगे मेरे बच्चा, तो टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी? तो बेसिकली उस धागे के अंदर जो धागा हमारे पास है या जो रस्सी हमारे पास है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर भी रिएक्शन पैदा होता है। मैंने कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। स्ट्रिंग में जो रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है टेंशन।
स्ट्रिंग में, डोरी में, रस्सी में, धागे में जो रिएक्शन होता है इसको टेंशन कहा जाता है। डेफिनेशन देख लो, व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड या अटैच्ड थ्रू अ स्ट्रिंग then a force of reaction is developed into the string which is directed against the acting force. This force is known as tension. ये थर्ड लॉ से बना है, समझ लेना बात गौर से। इसको थर्ड लॉ जिसको आप मैट्रिक क्लास में लिफ्ट नहीं कराते थे, यहाँ थर्ड लॉ आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जब किसी डोरी से, रस्सी से किसी बॉडी को सस्पेंड कर दे या अटैच कर दे, धागे से बांध के किसी चीज को ड्रैग करे, खींचे, या धागे से बांध के सस्पेंड कर दे, लटका दे, तो स्ट्रिंग के अंदर हर एक्शन का रिएक्शन होगा। जब खींचेंगे तो एक्शन लगाएंगे, जब खींचेंगे ड्रैग करेंगे या सस्पेंड करेंगे बॉडी को तो स्ट्रिंग फोर्स अमल करेगी, फोर्स अमल करेगी तो स्ट्रिंग में रिएक्शन पैदा होगा। सुनो जरा गौर से, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्टिंग फोर्स। ये हमेशा कहाँ होगी? एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होगी। अभी आपको एक दो डायग्राम बनाते हैं, इस पर आपको आइडिया होगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्टिंग फोर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट होगी न्यूटन। टेंशन हमेशा एक्टिंग फोर्स के खिलाफ होता है, इसको रिप्रेजेंट टी से करते हैं, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। टी जब भी लिखा होगा टेंशन होगा, पढ़ाई का टेंशन नहीं है, वो वाली टेंशन नहीं है, ये इस फोर्स ऑफ टेंशन। जरा गौर से देखना बेटा। फर्ज करो मेरे पास एक बॉडी है, जरा डायग्राम गौर से देखिएगा बेटा। फर्ज करते हैं मेरे पास एक बॉडी है, एक स्ट्रिंग के साथ मैंने इसको अटैच किया। डायग्राम सामने आपको नजर आ रही होगी, तवज्जो देखिए, गौर से देख लें। एक बॉडी मेरे पास मौजूद है, एक धागा जो रस्सी आपके पास है, ये ब्लू कलर से नजर आ रही है। इस जब बॉडी होगी तो बॉडी का वेट होता है, पीछे बताया आपको मैंने, पीछे आपको ये बात बताई गई कि हर कोई जब बॉडी होती है, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका वेट होगा। और वेट कहाँ होगा? हमेशा कहाँ होगा वेट? वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, वेट हमेशा नीचे होता है। कहाँ होता है वेट? हमेशा डाउनवर्ड होता है, वेट मेरे बेटा हमेशा नीचे होता है, इसका वेट नीचे अमल करेगा, डब्ल्यू। थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होगा। थर्ड लॉ सेज दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जब वेट नीचे अमल कर रहा है, वेट नीचे डाउनवर्ड है, नजर आ रहा है बेटा, वेट नीचे है, डाउनवर्ड है, लिहाजा रिएक्शन पैदा हो जाएगा इसके अंदर, एक्शन नहीं है। जो वेट हमारे पास है डब्लू, ये बेसिकली हमारे पास जो वेट डब्लू है, अगर आप चाहो तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये वेट दरअसल हमारे पास क्या है? ये वेट मेरे पास एक्शन है। जो वेट मेरे पास है, ये वेट मेरे पास क्या है? दरअसल एक्शन है। और जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। जो रिएक्शन हमारे पास पैदा होगा, इस रिएक्शन का नाम होता है क्या? जो रिएक्शन इसके अंदर मेरे पास पैदा हो गया है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन इसके अंदर मेरे बेटा पैदा होगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा टेंशन। क्या नाम होगा बेटा? रिएक्शन का नाम टेंशन होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मुकम्मल हो गई, ये मुकम्मल हो गई। अगली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक और मेरे बेटा अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये तो खत्म हो गई ना, इसका काम मुकम्मल हो गया। अगली एक बॉडी है, अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, रस्सी से बांध के खींच रहा हूँ। क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? अब इसको रस्सी से बांध कर खींचा जा रहा है, रस्सी से बांध के ड्रैग कर रहे हैं। एक बॉडी है, इसको रस्सी से बांधा, ड्रैग किया, मैंने फोर्स लगाई। क्या लगाई बेटा? मैंने फोर्स लगाई। ये फोर्स एक्शन है। ये फोर्स कौन है? ये फोर्स कौन है? ये फोर्स मेरे पास एक्शन है। जो फोर्स मेरे पास है मेरे बच्चा, ये फोर्स मेरे पास कौन है? ये फोर्स मेरे पास एक्शन है। अब क्या होगा? हम जानते हैं थर्ड लॉ के मुताबिक, जहां एक्शन वहां रिएक्शन, जहां एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन होगा। लिहाजा डोरी के अंदर, रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, डोरी है, रस्सी है, धागा है, सबको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग के अंदर रिएक्शन पैदा हो जाएगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स आगे है, रिएक्शन पीछे होगा। फोर्स आगे है, रिएक्शन पीछे होगा, इसका नाम होगा टेंशन। द फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की फोर्स है, इस रिएक्शन की फोर्स का नाम क्या होगा मेरे बेटा? जो रिएक्शन हमारे पास पैदा हो रहा है, इस रिएक्शन की फोर्स को क्या कहा जाएगा? टेंशन कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? टेंशन जनाब कहा जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि टेंशन क्या होता है। एग्जाम भी हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन के केसेस भी है, डेरिवेशन भी है। ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ से डेवलप हुआ है। कहाँ से डेवलप हुआ है? न्यूटन के थर्ड लॉ से हमारे पास जनाब डेवलप हुआ है।
हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और जो स्ट्रिंग के अंदर, डोरी के अंदर, रस्सी के अंदर जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है मेरे बेटा? उस रिएक्शन का नाम होता है टेंशन। नाउ देन इसके बाद एक रिएक्शन और भी होता है, एक रिएक्शन हमारे पास और भी होता है, ये होता है सरफेस का रिएक्शन। किसका रिएक्शन होता है मेरे बेटा? सरफेस का रिएक्शन होता है। अभी आप कोई कुर्सी पे बैठा होगा, कोई बिस्तर पे बैठा होगा, कोई सोफे पे बैठा होगा। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बाजार बच्चों की भी खिलौने वाली कुर्सियां होती हैं, उस पर बैठोगे तो अम्मा डांटना शुरू कर देती है, टूट जाएगी। ऐसी होगा नहीं होगा? किसी कमजोर सी चीज पर बैठ जाएंगे तो वो कमजोर सी चीज आपकी टूट जाएगी। एक गिलास रखे, कहूँ गिलास के ऊपर बैठ जाओ, गिलास टूट जाएगा ना यार। सरफेस क्या होती है? कुछ जगह जो आपके पास मौजूद है, टेबल है, कुर्सी है, इसको सरफेस कहते हैं। जब सरफेस पर किसी बॉडी को रखेंगे तो बॉडी का तो वेट होगा। जब सरफेस पर किसी बॉडी को रखा जाएगा तो बॉडी का वेट होगा। वेट कहाँ अमल करेगा? नीचे अमल करेगा। कहाँ वेट अमल करेगा? नीचे अमल करेगा। जब वेट नीचे अमल करेगा तो ये एक्शन होगा। जब वेट नीचे अमल करेगा तो वेट कौन होगा मेरे बेटा? वेट हमारा एक्शन होगा। और जब एक्शन होगा तो थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन होगा। तो थर्ड लॉ हमसे कहता है रिएक्शन होगा। सरफेस जो रिएक्शन लगाता है इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। कौन मेरे बेटा? सरफेस जो रिएक्शन लगाती है इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। उसका नाम टेंशन था। डोरी में जो होगा उसका नाम टेंशन होगा। डोरी में जो होगा, रस्सी में जो होगा, स्ट्रिंग में जो होगा, उसका नाम टेंशन होगा। सरफेस पर, सतह पर, टेबल की सरफेस है, चेयर की सरफेस है, जमीन की सरफेस है, इस पर जो रिएक्शन की फोर्स होगी, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के 90 डिग्री पर होगी, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर होती है। ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की जानिब होती है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? इसको कैपिटल आर से। ये छोटे छोटे सिंबल याद होने चाहिए। एस डिस्टेंस होता है, टी टाइम होता है, स्मॉल टी होता है टाइम होता है, कैपिटल टी होता है टेंशन होता है, कैपिटल आर होगा नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्योंकि फोर्स की फॉर्म है लिहाजा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। फोर्स की फॉर्म है लिहाजा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। जरा डायग्राम को गौर से देखिएगा। ये मेरे पास एक सरफेस मौजूद है, सुनना गौर से, नजर आ रहा होगा बेटा? ये मेरे पास एक सरफेस चंदा मौजूद है। सरफेस पे मैंने एक बॉडी रख दी। क्या किया? सरफेस पर एक बॉडी उठा के मैंने रख दी। जब कोई बॉडी होती है तो उसका वेट होता है। जब कोई बॉडी होती है तो वेट होता है। वेट कहाँ होता है? पीछे बताया मैंने अभी आपको। जो वेट होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जो वेट होता है ये हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। डब्ल्यू होगा नीचे की जानिब होगा, डब्ल्यू होगा नीचे की जानिब होगा। ये दरअसल अगेन देख लो बेटा, ये कौन है बेटा मेरे पास? फिर जरा गौर से देख लो, ये कौन है मेरे बेटा मेरे पास? ये मेरे पास जो डब्ल्यू गिवन है ये बेसिकली हमारे पास कौन है? ये मेरे पास एक्शन है। कौन है मेरे बेटा? ये मेरे पास एक्शन है। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ हमसे कहता है कि जहां एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा। लिहाजा सरफेस जो होगी ना, सरफेस, इस सरफेस एक रिएक्शन लगाएगी। सरफेस एक रिएक्शन लगाएगी। सरफेस का नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे मेरे बेटा? इसको आर से जनाब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। गौर से देख लेते हैं इसको मेरे बच्चा। आर से किससे मेरे बच्चा? इसको आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आर कौन है? बेसिकली ये आर मेरे पास रिएक्शन है, सरफेस का, सतह का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? सरफेस का रिएक्शन है। जो सरफेस का रिएक्शन होता है इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका मेरे बच्चा? इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। और ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ख्याल रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। पिछले डायग्राम में यहाँ पर जो बेटा मैंने सरफेस बनाई ये तो हॉरिजॉन्टल थी। अगर सरफेस कोई एंगल बना रही है, बचपन में गए होंगे ना, स्लाइड की होगी, पार्कों में गए होंगे, स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं, अभी भी वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं, स्लाइड होती है। अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है, इस तरह सरफेस अगर मेरे पास है, इस पर किसी बॉडी को रख दे, ये तो सीधी सरफेस थी ना बेटा। अगर सरफेस एंगल बना रही है, इसको रख दे। वेट हमेशा नीचे होता है,
वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जो वेट होगा वो हमेशा नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा, समझ लेना। वेट हमेशा नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपोजिट होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सुनना गौर से, कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप चाहो कि इसको सीधा करके ऊपर बना दो, अगर आप चाहो कि इसको सीधा करके ऊपर बना दो मेरे बेटा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ये जब भी बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के 90 डिग्री पर बनेगा। जब भी बनेगा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने के मतलब है कि जो एंगल यहाँ पर मेरे बच्चा बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए बेटा? एंगल हमेशा परपेंडिकुलर के मतलब होता है 90 डिग्री। जो एंगल जब भी बनेगा, सरफेस जब भी बनेगी, तो आपके पास एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होगा। ये बात समझ लेना गौर से, ध्यान से, कि नॉर्मल रिएक्शन जब भी होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। एक चीज और देख लो गौर से, जल्दी से बता देता हूँ। एक चीज और मेरे बेटा देख लो गौर से, तवज्जो दे के ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं। अगर फर्स्ट करो सरफेस ऐसी होती तो वेट नीचे होता। अगर सरफेस ऐसी होती तो वेट तो नीचे होता, डब्ल्यू नीचे होता। चलो डब्ल्यू वैसे लिख देता हूँ, डब्ल्यू नीचे होता। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ख्याल रखना कि नॉर्मल रिएक्शन जब भी बनता है वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल, ये आगे हम पढ़ेंगे ना, बहुत काम आएंगे। ये फालतू काम नहीं है कोई, ये आगे जो कुछ पढ़ेंगे उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा प्ले करेगा। आज हमने जो कुछ पढ़ लिया है, थोड़ा सा आपको मैट्रिक की फिजिक्स का अंदाजा भी हो गया है, आपको आइडिया भी जनाब हो गया है। मैट्रिक की फिजिक्स का आपको आइडिया भी हो गया है, मैट्रिक की फिजिक्स का आपको अंदाजा भी जनाब जो वो हो गया। मैट्रिक की फिजिक्स का अंदाजा भी आपको जनाब जो वो हो गया है। तो आप कल नेक्स्ट क्लास से हम आएंगे मेरे बच्चा, जरा गौर से देख लेना, टाइम बहुत शॉर्ट है, कभी क्लास एंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से हम आएंगे तो बेसिकली जो एग्जाम में हमारे पास सवाल आता है, लॉन्ग का सवाल है, ख्याल रखना। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, केसेस ऑफ टेंशन। क्या है मेरे बेटा? केसेस ऑफ टेंशन का हमारे पास सवाल है। ये एग्जाम में लॉन्ग में आता है सवाल। इसमें आता है बेटा आपके एग्जाम में, ये लॉन्ग में आपके पास ये सवाल जनाब पूछा जाता है। ये सवाल हमारे पास आता है। दो इसके केसेस हमारे पास है, दो इसके हमारे पास क्या है मेरे बेटा? दो हमारे पास मेरे बेटा इसके केसेस हैं। तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखिएगा। आज कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके से एक डायग्राम बनेगी, इसके अंदर हमने एक्सलरेशन और टेंशन हमने मालूम करना होगा। क्या सवाल है क्या नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ये तमाम बातें जो हमने पढ़ी हैं ये इन तमाम के अंदर इस्तेमाल होंगी। वेट भी आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा। ये एग्जाम में लॉन्ग में आता है सवाल। आज भी ना सवाल बता रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ।